बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 36 से लेकर मॉड्यूल नंबर 45 तक जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 36 को कवर कर लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर कुछ भी इतनी खास बात नहीं है आपकी शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से, सिर्फ MCQs के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर आपको वही आईटी ओवरले और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा था। और अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस मॉड्यूल नंबर 35 के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर करवाई थी कि आपका ये जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, और वो सिक्योरिटी चैलेंजेस किस डिवाइस और किस लोकेशन पर आते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर करवाया था। उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने उस सिक्योरिटी चैलेंज से बचना है तो आपको उसके लिए सिक्योरिटी सोल्यूशन अप्लाई करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यही ना कुछ पाथ दिखा रहा है, आपने सिर्फ ये पाथ अच्छे से देख लेने हैं कि आपका पाथ मीन कि आपका डाटा किस तरह से जो है फ्लो करता है आपकी इन डिवाइसेस के अंदर। जब आप डाटा फॉरवर्ड करते हो सेंड करते हो तो किस तरह से फ्लो करता है डाटा आपका, ठीक है। तो बेसिकली वो इस यहाँ पे इस पाथ के थ्रू वो आपको दिखा रहा है कि सबसे पहले आपका डाटा यहाँ से ISP से नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के पास आएगा, फिर उसके बाद DMZ जोन के पास आया, फिर यहाँ से बाहर जो है वो वापस ISP से आउट गोइंग होगी इस डाटा की, ठीक है। बेसिकली इस पाथ में आपको ये बता रहा है और ये बिल्कुल ठीक पाथ है। इस पाथ में बेसिकली आपको ये बता रहा है कि इस पाथ के अंदर ना आपकी कोई भी ब्लॉकेज नहीं हुई, मतलब कोई भी आपका डाटा ब्लॉक नहीं हुआ या डिनाई नहीं हुआ डाटा। क्यों डिनाई नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी चैलेंज नहीं आएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी चैलेंज नहीं आएगा? क्योंकि ये जो आपकी ब्लू लाइन है ना, ये जो पाथ की ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन बेसिकली ये शो कर रही है कि यहाँ पर आपका सिक्योरिटी चैलेंज नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली हर डिवाइस के ऊपर सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने बस यही याद रखना है कि ये जो आपका ब्लू वाला पाथ है ना, ये बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी डाटा की ब्लॉकेज या किसी भी तरह की कोई डाटा जो है वो डिनाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपने हर तरह की सिक्योरिटी चैलेंज से प्रोटेक्ट रखने के लिए अपने सिस्टम को सिक्योरिटी सॉल्यूशन लगाए हुए हैं। अब ऐसे देखें एक पाथ ये वाला है, ये पाथ भी आपको हमें हमें क्या बता रहा है कि इस पाथ के अंदर भी बिल्कुल ठीक जो है डाटा फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से ऐड किए गए हैं। उसके बाद एक पाथ ये वाला है। एक बात ये है, अब देखो ये जो रेड कलर का पाथ है ये हमें बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर आपका जब डाटा ISP से होता हुआ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के पास जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका डाटा जो है वो ब्लॉक हो सकता है या आपका डाटा जो है वो डिनाई हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ये जो रेड कलर का एरो है ना, ये बेसिकली हमें एक ऐसा पाथ बता रहा है या ऐसी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस आ सकते हैं। सिक्योरिटी चैलेंज क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आपके यहाँ पे सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीटली ऐड नहीं किए गए। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था प्रीवियस मॉड्यूल में कि जब सिक्योरिटी सॉल्यूशन ऐड ना किए गए हों तो वहाँ पर आपके डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर या लोकेशंस के ऊपर सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपने बस याद रखनी है कि ये जो आपका पाथ है बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे सारे सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो है वो लगे हुए हैं, जबकि ये जो रेड पाथ है ये हमें बेसिकली ये बता रहे हैं, ये देखो ये रेड पाथ है। इसमें वो बता रहा है कि जब आपका डाटा यहाँ से AV से होता हुआ NSC के पास जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि आपका डाटा जो है वो ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। ऐसे ये पाथ है। तो बेसिकली आपने इन पाथ्स की जो है वो आपको समझ आ गई है ना कि ब्लू पाथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड पाथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उस पर उसके बाद लास्ट पे एक पॉइंट उसने आपसे पूछ सकता है MCQs के अंदर कि बताओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो IT का पूरा एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम की सक्सेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है। तो दोस्तों आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पूरा एक IT का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके पूरे सिस्टम की जो सक्सेस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक ग्रैनुअल एक्सेस लिस्ट फिल्टरिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और दूसरा वेल प्लान्ड एंड टेस्टेड सिक्योरिटी डिज़ाइन पर डिपेंड कर रही होती है। अब ये दो चीज़ें क्या हैं? ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट फिल्टरिंग बेसिकली ये होती है कि आपके जितने भी यूज़र्स हैं उन यूज़र्स को आपने लिमिटेड एक्सेस देनी है, और उनको सिर्फ वही एक्सेस देनी है या वही चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिनकी उनको ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप अपने यूज़र्स को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दोगे और उसके साथ-साथ उनको सिर्फ वही चीज़ प्रोवाइड करोगे जिसकी उसकी ज़रूरत है, तो उससे आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही कामयाबी से चलेगा और आपके सिस्टम की सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छी होगी। ऐसी क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही मज़बूत होना चाहिए, और उसका जो सिक्योरिटी डिज़ाइन है ना, वो क्या होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों का आपने अपने सिस्टम के अंदर ख़्याल रखना होता है कि अपने यूज़र्स को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस देनी है और वही चीज़ दिखानी है जिसकी उसको ज़रूरत है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है बड़ा ही मजबूत हो और उसकी सिक्योरिटी डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्टेड होना चाहिए। तो फिर आपके सिस्टम की जो कामयाबी है और जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी।
ठीक है जी। तो ये था मॉड्यूल नंबर 36। अब मॉड्यूल नंबर 37 की बात करते हैं। दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 37 है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक जनरल सिक्योरिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने आईटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आईटी का जो ओवरले है एंटरप्राइज के अंदर। अगर आपको याद हो तो ये हमने ओवरले या जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस मॉड्यूल में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब इस मॉड्यूल में बेसिकली वो आपको ये बता रहे हैं कि इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को जो है वो मजबूत बना सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बेसिक कुछ आपको सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बताए हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई करने से आपकी बेसिक सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम वो पॉइंट्स देखेंगे जिससे थोड़ी एडवांस सिक्योरिटी ऐड होगी। फिर उसके बाद हम वो पॉइंट देखेंगे जिससे और ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले जनाब ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक सिक्योरिटी सॉल्यूशन है वो ये है वो है ब्लॉक अनऑथोराइज्ड। बेसिकली आपने ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं जब वो आपको बोलेंगे पेपर के अंदर कि हम बताओ कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिक सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से ऐड की जाती है, तो आपने ये पॉइंट जो है वहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिख देने हैं। सो हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है ब्लॉक अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक एट एज। कहता है ये जो आपका एज पॉइंट है ना, इसके ऊपर यानी ये जो आपका आईएसपी है, इसके ऊपर ही आपने क्या करना है कि जो आपकी गैर ज़रूरी ट्रैफ़िक है ना, उसको आपने ब्लॉक कर देना है। अगर आप गैर ज़रूरी ट्रैफ़िक को यहीं पे ब्लॉक कर दोगे, तो फिर आपका बाकी जो पूरे का पूरा सिस्टम है, वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये पहला बेसिक जो है, वो आपका सॉल्यूशन है कि आपने क्या करना है कि अपने एज के ऊपर ही अपनी जो गैर ज़रूरी ट्रैफ़िक है, उसको ब्लॉक कर देना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है ये है एज मालवेयर प्रोटेक्शन एंड डीएमज़ी। कहता है जो आपका एज डिवाइस है और जो आपका डीएमज़ी या मतलब डीमिलिटराइज्ड ज़ोन है, वहाँ पर कहता है आप क्या करो मालवेयर प्रोटेक्शन ऐड कर दो। मालवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो उसमें वायरस आने के चांस होते हैं। सो हम इसलिए वो कहता है आप क्या करो कि अपना डीएमज़ी और अपने एज दोनों के ऊपर क्या करो डीएमज़ी मतलब ये वाला आपका डीमिलिटराइज्ड ज़ोन यहाँ पर, और कहता है यहाँ पर अपने एज के ऊपर यानी आईएसपी के ऊपर ही क्या कहता है मालवेयर प्रोटेक्शन जो है वो क्या कर दो ऐड कर दो, जिससे आपको कोई भी मालवेयर जो है वो डिटेक्ट हो और उसको डिनाई कर दिया जाए वक्त के साथ ही। अच्छा तीसरा बेसिक जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन है वो है जी कहता है वेब एंड ईमेल आर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स टू सिक्योर अगेंस्ट मालवेयर एंड अटैक्स। कहता है अपना जो वेब है मतलब वेबसाइट्स हैं और जो ईमेल्स हैं उनको कहता है बहुत ही सिक्योर करो। क्यों? क्योंकि कहता है मोस्टली जो मालवेयर और जो हमारे पास वायरस आते हैं ना सिस्टम के अंदर, वो मोस्टली किस वजह से आते हैं? जो हम वेबसाइट यूज़ करते हैं उसकी वजह से आते हैं, और जो हमें ईमेल्स आ रही होती हैं उनकी वजह से आती हैं। तो कहता है हमेशा ये कोशिश करो कि आप जो भी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो या जो भी ईमेल्स का इस्तेमाल कर रहे हो या जो भी ईमेल आप रिसीव कर रहे हो, कहता है उनको बहुत ही सिक्योर बनाओ, ताकि आपके जो बेसिक लेवल के जो मालवेयर्स हैं या जो आपके वायरसेस हैं उनसे बचा जा सके। उसके बाद कहता है आप अपने सिस्टम के अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का इस्तेमाल करो, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करती है आपके सिस्टम के अंदर एडवांस सिक्योरिटी जो है वो ऐड कर देती है। ठीक है। उसके बाद कहता है पांचवा पॉइंट ये है वेब सिक्योरिटी गेटवेज एंड जीडब्ल्यू मीन गेटवे, ठीक है, एंड ईमेल एंटी स्पैम गेटवे सॉल्यूशन। कहता है आप क्या करो कि अपना जो वेब सिक्योरिटी गेटवे है उसको ऐड करो, और उसके साथ साथ अपना ईमेल एंटी स्पैम गेटवे जो है वो भी ऐड करो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इससे क्या होगा जो आपका वेब सिक्योरिटी गेटवे है ये आपकी उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देता है जिन वेबसाइट्स को हम दिखाना नहीं चाहते अपनी पब्लिक को। और उसके बाद ईमेल एंटी स्पैम गेटवे जो है ये उन हमारी ईमेल्स को ब्लॉक कर देता है जो हमारी स्पैम ईमेल्स होती हैं, मतलब जो हैकर्स की तरफ से आ रही होती हैं। उसके बाद कहता है छठा पॉइंट्स ये है ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट फिल्टरिंग इन एज एंड डाटा सेंटर फायरवॉल्स। कहता है आप क्या करो अपना जो आपका एज डिवाइस है और उसके बाद आपकी जो डाटा सेंटर फायरवॉल्स हैं, कहता है वहाँ पर क्या करो आप फ़िल्टरिंग ऐड कर दो। फ़िल्टरिंग क्यों ऐड करनी है? फ़िल्टरिंग इसलिए ऐड करनी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और उसमें किस टाइप का डाटा है। अगर हमें सोर्स का, डेस्टिनेशन का और ट्रैफ़िक की टाइप का पता चल जाएगा, तो हम ईज़िली अपनी जो मालवेयर्स हैं, जो डिफरेंट तरह के अटैक्स हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कहता है अ गुड एवी सॉल्यूशन, एवी स्टैंड फॉर एंटीवायरस सॉल्यूशन। कहता है आप क्या करो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक अच्छे जो है वो एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करो। एंटीवायरस मैंने आपको इससे पहले ही बताया, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे वायरस से हमें प्रोटेक्शन फ्राहम करते हैं। एंड कीप वायरस डेफिनेशन अपडेटेड। और कहता है जो आपके एंटीवायरस है उनके अंदर वायरस की जो डेफिनेशन है उसको डेली बेस पर क्या करो अपडेट करो। उसके बाद कहता है मंथली वीएम स्कैन्स। वीएम स्टैंड फॉर वर्चुअल मशीन। ये जो मैं आपको जितने भी स्टैंड फॉर बता रहा हूँ ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंड फॉर अक्सर पेपर में आपको एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं।
तो कहता है मंथली वीएम स्कैन्स, कहता है जो आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं उनको मंथली बेसिस पर किया करो, स्कैन किया करो कि ताकि आप डिफरेंट तरह की जो वल्नरेबिलिटी और जो मालवेयर्स हैं उनसे, उन अटैक से आप बच सको। ठीक है, तो ये दोस्तों 8 पॉइंट थे जो कि अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारी जो बेसिक लेवल की सिक्योरिटी है वो ऐड हो जाएगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब अगर आप इस बेसिक लेवल के बाद आप चाहते हो कि और अच्छी मतलब एडवांस लेवल की सिक्योरिटी आपने ऐड करनी है, तो फिर आप क्या करो, फिर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, मतलब इन सॉल्यूशन का इस्तेमाल, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करो। अब दोस्तों हमने ऊपर जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो क्या थे? वो बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। अब ये जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमें एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो कहता है जी एपीटी एंड ज़ीरो डे अटैक प्रिवेंशन। कहता है सबसे पहले आप एपीटी और ज़ीरो डे अटैक प्रिवेंशंस करो अपने सिस्टम के अंदर। यानी ऐसे सॉल्यूशंस ऐड करो जिससे एपीटी मीन एडवांस persistent थ्रेट, मतलब ये बेसिकली ऐसा दोस्तों अटैक होता है या ऐसा जो है ना हमारे पास वायरस होता है जो लंबे अरसे तक हमारे सिस्टम के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है। और ज़ीरो डे अटैक बेसिकली दोस्तों एक ऐसा अटैक होता है जो जिसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता और उसके लिए हमें बड़े एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है इसको ठीक करने के लिए। तो इसलिए कहता है आप वक़्त से पहले ही एपीटी और ज़ीरो डे अटैक्स को जो है वो प्रिवेंट करो, प्रिवेंट मीन उसको डिटेक्ट करो और उसको डिनाई कर दो वक़्त के साथ ही, तो फिर आपको क्या होगा, एडवांस सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी। दूसरा कहता है एसआईईएम सॉल्यूशन का इस्तेमाल करो। एसआईईएम सॉल्यूशन मीन सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें हम अपने पूरे सिस्टम के लॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, लॉग्स को जमा करते रहते हैं, जिससे हमें हमारे जो मलिशियस जो वायरसेस हैं या अटैक्स हैं उनका ईज़िली पता चल जाता है, उनको हम ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है नेटवर्क डीएलपी एंड सिस्टम डीएलपी का इस्तेमाल करो। डीएलपी स्टैंड फॉर डाटा लॉस प्रिवेंशन। कहता है आपने अपने पूरे सिस्टम के अंदर नेटवर्क डीएलपी का भी इस्तेमाल करना है और सिस्टम डीएलपी का भी इस्तेमाल करना है। नेटवर्क डीएलपी क्या करता है? नेटवर्क डीएलपी आपके नेटवर्क के अंदर जो है ना वायरसेस को जो है वो प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। और सिस्टम डीएलपी क्या करता है? सिस्टम डीएलपी आपका जो सिस्टम है यानी जो आपका सर्वर है उसके अंदर आपके डाटा को जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, डाटा को महफूज बनाता है। तो ये जनाब आपको पता होना चाहिए नेटवर्क डीएलपी क्या होता है और सिस्टम डीएलपी क्या होता है। तो डीएलपी का स्टैंड फॉर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, एनएसी स्टैंड फॉर नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल। कहता है इसका भी आप इस्तेमाल करो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये अब नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल क्या होता है? दोस्तों ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि हमारी एक्सेस को कंट्रोल करती है, कि मतलब ये बताती है कि किस डिवाइस को एक्सेस देनी है और किस डिवाइस को एक्सेस नहीं देनी। ये इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर भी आपके सिस्टम के अंदर एडवांस सिक्योरिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आता है सर्वर्स एचआईपीएस का इस्तेमाल करो और उसके बाद वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का इस्तेमाल करो। सर्वर्स एचआईपीएस क्या होती है? बेसिकली ये हमारे सर्वर्स को सिक्योर करती है। और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या होती है? ये हमारी जो डिफरेंट तरह की हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको जो है वो क्या करती है? सिक्योर बनाती है। तो अगर दोस्तों आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करोगे, तो मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, इन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करोगे तो आपकी मोर सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है जी इवन मोर एडवांस सिक्योरिटी, अगर आप इससे भी ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर हम इन 8 पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? बेसिक सिक्योरिटी ऐड होगी। अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास मोर एडवांस सिक्योरिटी ऐड होगी और अगर हम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास इवन मोर एडवांस सिक्योरिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। अब इसमें वो क्या कहता है नेटवर्क फोरेंसिक्स का इस्तेमाल करो, होस्ट बेस्ड एपीटी एंड एलओसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करो, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल करो। मतलब सबसे पहले आप आइडेंटिटी मतलब शनाख्त करो किसी चीज़ की, उसके बाद उसको एक्सेस दो। और यहाँ पर आपने जो IAM का स्टैंड फॉर ये याद करना, IAM स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसके बाद PIM स्टैंड फॉर प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। तो ये स्टैंड फॉर आपके बड़े इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पर्पज से। उसके बाद कहता है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट का आप इस्तेमाल करो और उसके बाद डाटा सिक्योरिटी सॉल्यूशन का आप इस्तेमाल करो। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिससे आपकी मोर सिक्योरिटी जो है वो ऐड हो जाती है। उसके बाद लास्ट पे वो हमें बता रहा है, कहता है आप क्या करो, अगर आपने अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल्स का इस्तेमाल करो। कौन से कंट्रोल? CIS-20 क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स का आप इस्तेमाल करो। ठीक है, तो CIS-20 क्रिटिकल कंट्रोल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए। ठीक है, और CIS का आपको स्टैंड फॉर याद हो, ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं। CIS स्टैंड फॉर सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दोस्तों 20 जो है ना वो कंट्रोल्स हैं बेसिकली। ये 20 कंट्रोल्स किस लिए हैं? आपकी आपकी जो है ना सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए। तो आपको बस ये पता हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में सारा अक्सर पूछ लेते हैं कि बताओ CIS के वो कितने कंट्रोल्स हैं जो हमारे
सिस्टम को महफूज बनाते हैं, तो आपने कहना है उसके 20 कंट्रोल्स हैं, ठीक है। उसके बाद CIS का आपको स्टैंड फॉर याद हो, और उसके बाद यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि इनमें से पहले जो 5 कंट्रोल्स हैं वो बेसिक कंट्रोल्स हैं, और अगर बाकी जो ओवरऑल जो 20 कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली हमारे पास है। ये उसने नीचे लिखा है सिक्योर योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल मतलब सिक्योर बनाते हैं ये सारे के सारे। और जो पहले 5 हैं वो क्या करते हैं, एलिमिनेट द वास्ट वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस वल्नरेबिलिटी। ये मतलब आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वल्नरेबिलिटी या मेजर, उसको जो है वो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जो पहले 5 कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो मॉड्यूल है कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 38 की। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 38 है, जिसके अंदर हम हाई अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। अब यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, इसको हम यहाँ पे डेफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं, कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। अवेलेबिलिटी आपको पता है किसी चीज़ की दस्तयाबी को, किसी चीज़ की फ्राहमी को जो है वो हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक है, और वो बैंक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो ओपन रहता है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि इस बैंक की जो अवेलेबिलिटी है, इस बैंक की जो दस्तयाबी है, यानी इस टाइम की जो फ्राहमी है, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ रहती है। तो इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ का दस्तयाब होना, फ्राहम होना अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो यही चीज़ हमारे सिस्टम में भी होती है कि हमारा सिस्टम कितनी देर तक हमें दस्तयाब है, ऑन है, फ्राहम है, इसको हम कहते हैं हमारे सिस्टम की हाई अवेलेबिलिटी इतनी देर की है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपका जो लैपटॉप है, वो आप 10 घंटे जो है वो ऑन रखते हो, उसको यूज़ करते हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है उसकी अवेलेबिलिटी कितने घंटे है, 10 घंटे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, वो कहता है हाई अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और कंपोनेंट assures a high level of operational performance। अप टाइम कहते हैं ऑन टाइम को, जिसमें वो अवेलेबल हो वो चीज़ फॉर अ गिवन टाइम पीरियड ऑफ टाइम, कि कहता है किसी भी सिस्टम या किसी भी कंपोनेंट की किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस हमें अवेलेबल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल जो मतलब उसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अवेलेबल होती है, उसको कहते हैं हम हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और सादा अल्फाज में कि किसी भी सिस्टम या कंपोनेंट का किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमें दस्तयाब होना हाई अवेलेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है हाई अवेलेबिलिटी इज अ स्ट्रेटेजी, कि हाई अवेलेबिलिटी जो है वो एक स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद कहता है फॉल्ट टॉलरेंस रेफर्स टू अ सिस्टम डिजाइन इन सच अ वे। कहता है बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस ये होती है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक सेकेंडरी जो कंपोनेंट है या सेकेंडरी जो सिस्टम है, जो सेकेंडरी साइट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं कि अगर हमारी कोई प्राइमरी साइट है, मतलब मेन साइट है या मेन सिस्टम है, उसमें अगर कोई इशू आ जाए तो हमारा जो अवेलेबिलिटी है वो मतलब मुतासिर ना हो, ठीक है। मतलब हमारे यूजर्स के लिए मुश्किलात ना हो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक अपनी अपनी सर्विसेज के लॉस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमने डिफरेंट तरह के सेकेंडरी सिस्टम रखे होते हैं, सेकेंडरी कंपोनेंट रखे होते हैं, जो हमारे मेन सिस्टम पर इशू आने पर क्या होता है, हमारी जो अवेलेबिलिटी है उसको फ्राहम करते हैं हमारे यूजर्स को। अब यहाँ पे दोस्तों वो आपको बेसिकली बता रहा है कि अवेलेबिलिटी, मान लो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अवेलेबिलिटी जो है 90% है, तो इसका मतलब है कि उसका 1 साल के अंदर जो डाउन टाइम होगा, मतलब ऑफ टाइम जो होगा, मतलब जिसमें वो अनअवेलेबल होगा, वो कितना होगा, 36.5 डेज होगा। मतलब 36 दिन और हाफ डे, मतलब जो वो पूरे साल के अंदर अनअवेलेबल होगी वो वाली वेबसाइट या वो वाला सिस्टम। ऐसे कहता है अगर हम अगर कोई सिस्टम जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी 90% है, तो 1 महीने के अंदर तकरीबन 72 घंटे जो है वो अनअवेलेबल होगा सिस्टम। इसी तरह अगर एक सिस्टम की अवेलेबिलिटी 90% है, तो 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन जो है 16.8 आवर्स, यानी 16.8 घंटे जो है वो सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल होगा। अब इस तरह अगर वो कह रहा है कि अगर मान लो कि आपका एक ऐसा सिस्टम है, आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अवेलेबिलिटी जो है, जिसके सिस्टम की अवेलेबिलिटी 98% है, तो इसका मतलब है कि 1 साल के अंदर वो उसका ऑफ टाइम क्या होगा, मतलब जब वो अनअवेलेबल होगा वो क्या होगा, 7.30 डेज जो है वो अनअवेलेबल होगा साल के अंदर। अगर हम मंथ के लिहाज से देखें तो 14.4
आवर्स जो है वो अनअवेलेबल होगा मंथ के अंदर, और 3.36 आवर्स जो है वो वीक के अंदर जो है वो अनअवेलेबल होगा। जैसे आप कहते हो ना कि नेट इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो उसका मतलब यही है, मतलब आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसका बेसिकली सिस्टम डाउन टाइम पे चला गया। डाउन टाइम मीन यानी अनअवेलेबल टाइम पे चला गया है। तो यही बेसिकली डाउन टाइम इसको कहते हैं हम, कि जब हमारा सिस्टम जो है डाउन टाइम पे चला जाता है, ऑफ टाइम पे चला जाता है, अनअवेलेबिलिटी पे चला जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपका एक ऐसा सिस्टम है जो 99.999% जो है वो अवेलेबल है, तो फिर साल के अंदर जो उसका डाउन टाइम होगा वो 5.26 मिनट्स होगा, और मंथ के अंदर 25.9 सेकंड्स अनअवेलेबल टाइम होगा, और वीक के अंदर जो है 6.05 सेकंड जो है वो अनअवेलेबल होगा। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये लिखा आ रहा है आपको, ये देखो इसमें वो 90% में लिख रहा है, वहाँ इसमें एक 9 है, क्योंकि देखो 90% में कितने 9 है, एक 9 है। ऐसे यहाँ पे 2 9 क्यों कह रहा है वो, देखो इसमें कितने 9 है, 2 9 है। ऐसे यहाँ पे 3 9 क्यों कह रहा है, यहाँ पे देखो 99.9% के अंदर 3 9 है, इसलिए वो यहाँ पे, और ये 5 9 क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर कितने 9 है, 99.9999, 5 दफ़ा 9 है, तो इसलिए यहाँ पे 5 9 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब है इसका। उसके बाद दोस्तों अब वो बता रहा है कि हाई अवेलेबिलिटी इज डिजाइन इन द फॉलोइंग मैनर्स, कहता है हम अपने सिस्टम के अंदर हाई अवेलेबिलिटी किस किस तरह से डिज़ाइन करते हैं या किस किस लेवल के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो कहता है हम अपने हाई अवेलेबिलिटी जो है वो अपने सिस्टम के लिए डिज़ाइन करते हैं, अपनी डिवाइस लेवल पर डिज़ाइन करते हैं, या फिर अल्टरनेट साइट लेवल पर डिज़ाइन करते हैं। मतलब सिस्टम लेवल मीन कि अपने पूरे के पूरा जो हमारा मेन सिस्टम है, जो मेन डाटा सेंटर है, या तो हम उसके लिए हाई अवेलेबिलिटी डिज़ाइन करते हैं, या फिर हम अपनी किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए या उस स्पेसिफिक डिवाइस के किसी मेन यानी सेम कंपोनेंट रिडंडेंट डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस होती है, रिडंडेंट डिवाइस किसे कहते हैं, रिडंडेंट डिवाइस कहते हैं दोस्तों मिलती जुलती डिवाइसेस। जैसे मान लो एक बंदा उसके पास सैमसंग मोबाइल है और दूसरा बंदा उसके पास भी सैमसंग मोबाइल है, सेम मॉडल है, तो दिस इज अ रिडंडेंट डिवाइसेस। मतलब मिलती जुलती सेम डिवाइसेस को हम रिडंडेंट डिवाइसेस कहते हैं। तो कहते हैं या तो हम किसी स्पेसिफिक सिंगल डिवाइस के लिए हाई अवेलेबिलिटी डिज़ाइन करते हैं, या फिर उसी सिंगल डिवाइस की जो मिलती जुलती सेम डिवाइसेस हैं उनके लिए जो है वो हम हाई अवेलेबिलिटी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। या फिर कहते हैं चौथा हम जो है अल्टरनेट साइट लेवल, यानी अपनी किसी अल्टरनेट साइट लेवल, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अल्टरनेट साइट लेवल कौन सी होती है, जो बेसिकली हमारी मेन साइट पर अगर कोई इशू आ जाए तो ये वो अल्टरनेट साइट बेसिकली हमारी वो सेकेंडरी साइट होती है जो हमें फिर अवेलेबिलिटी फ्राहम करती है। कब, जब हमारी मेन साइट पर कोई इशू आ जाता है। तो कहते हैं यहाँ फिर हम अपनी अल्टरनेट साइट लेवल के लिए जो है क्या करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी डिज़ाइन करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जनाब लिखा हुआ है आगे हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़े हैं। हाई अवेलेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फॉल्ट टॉलरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। अब वो बेसिकली बता रहा है, कहता है डिज़ाइन टू, कहता है ये जो दोनों चीज़ें ना, हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस, कहता है ये हम इनको दोनों को क्यों डिज़ाइन करते हैं सिस्टम के अंदर, ताकि डिज़ाइन टू मिनिमाइज डाउन टाइम, ताकि हम अपना जो ऑफ सिस्टम का जो ऑफ टाइम है या उसका जो अनअवेलेबल टाइम है उसको क्या कर सकें, कम कर सकें। अब वो बता रहा है कि इस डाउन टाइम को कम यानी मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो जनाब उसका मैंने आपको अभी ऊपर बता के आया हूँ कि डाउन टाइम को या ऑफ टाइम को या अनअवेलेबल टाइम को आप मिनिमाइज तब कर सकते हो जब आपके पास मेन साइट के साथ साथ या मेन सिस्टम के साथ साथ कुछ सेकेंडरी सिस्टम भी मौजूद हो, मतलब रिडंडेंट कंपोनेंट्स भी मौजूद हो। रिडंडेंट कंपोनेंट्स मीन यानी मैंने अभी अभी आपको बताया कि मान लो आपका एक मेन ऑफिस है और आपने उसी मेन ऑफिस का का जो सर्वर है उसको अपने सब ऑफिस में भी रखा हुआ है, मतलब उसकी कापियाँ, मतलब छोटे छोटे सिस्टम भी वहाँ पे रखे हुए हैं कि अगर मेन सर्वर पे कोई इशू आता है तो हमारे जो सब सर्वर्स हैं यहाँ जो हमारे डिफरेंट तरह की ब्रांचेस के अंदर जो सब सर्वर छोटे छोटे सिस्टम पड़े हुए हैं वो हमारा जो नुकसान है डाउन टाइम का वो पूरा कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है गूगल, मैंने आपको इससे पहले कई दफ़ा ये भी बताया हुआ है कि जैसे जो बड़े बड़े हमारी कंपनीज हैं आईटी की, जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो क्या उनका सिर्फ एक ही सिस्टम है? नहीं, उनका जनाब एक सर्वर नहीं है, उनके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में पड़े हुए हैं। जिससे क्या होता है कि अगर एक सर्वर या एक कंट्री में इशू आएगा ना तो जनाब उससे आपका पूरा गूगल मुतासर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गूगल इफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि गूगल ने अपने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट सर्वर्स रखे हुए हैं। जैसे उसने सिंगापुर में रखा हुआ है, उसने अपना ऑस्ट्रेलिया में सर्वर रखा हुआ है, उसने अपना लंदन के अंदर सर्वर रखा हुआ है, उसने अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सर्वर रखे हुए हैं कि अगर कभी एक कंट्री के सर्वर के अंदर इशू आ भी जाएगा ना तो बाकी जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज के अंदर उसके सर्वर्स पड़े हुए हैं वहां से डाटा इजीली क्या होता रहेगा, फेच होता रहेगा, जिसकी वजह से उसका जो डाउन, कभी भी आपने ये सुना कि जनाब गूगल जो है बंद हो गया बिल्कुल, मतलब उसके सारे सर्वर डाउन हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता क्योंकि
एक सर्वर अगर डाउन हो जाए तो बाकी जो गूगल के सर्वर्स हैं वो अपना काम जो है वो करते रहते हैं। तो इस तरह देखो हमने क्या किया, रिडंडेंट कंपोनेंट्स मीन कि मतलब हमने एक कंपनी एक है गूगल, लेकिन उसने अपने मल्टीपल सर्वर्स क्यों बनाए हुए हैं, रिडंडेंट कंपोनेंट क्यों बनाए हुए हैं, ताकि अगर हम उसके जो जो डाउन टाइम है, जो ऑफ टाइम है, उसको कम से कम किया जा सके। ऐसी दोस्तों एक होती है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी ये होती है कि जिसमें जिसमें मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बता चुका हूँ, डिजास्टर रिकवरी को भी बल्कि मैंने बताई है कि डिजास्टर रिकवरी ये होती है जिसमें हमारे पास एक सेकेंडरी डिवाइस सेकेंडरी साइट होती है कि अगर हमारी मेन साइट पे कोई इशू हो जाएगी तो हमारी जो सेकेंडरी साइट है वो एज ए डिजास्टर रिकवरी जो है वो यूज़ होगी। मतलब हमारा जो काम है वो डिजास्टर रिकवरी के थ्रू जो है पूरा किया जाएगा कि अगर हमारी मेन साइट पे कोई इशू आ जाता है। तो ये था दोस्तों हाई अवेलेबिलिटी, जिसका मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया। थैंक यू। अब बढ़ते हैं अगला मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 39 पे। तो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर जो है वो 39 है, जिसके अंदर उसने हमें ये दिखाया कि हमारे पास डिफरेंट तरह की अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर अपनी सिस्टम की हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम किस तरह की जो है डिज़ाइन यूज़ करते हैं। तो हम डिफरेंट तरह के डिज़ाइन यूज़ करते हैं। इस मॉड्यूल में कुछ खास याद करने वाली कोई बात नहीं है, बस आपने डिज़ाइन का देख लेना है कंसेप्ट, किस तरह से जो है वो हम अपने सिस्टम की हाई अवेलेबिलिटी को जो है हमेशा बरकरार रखते हैं, ताकि हमारा सिस्टम कभी भी ऑफ टाइम में अनअवेलेबिलिटी में कभी ना जाए। अब यहाँ पर देखें, पहला जो हमारे पास डिज़ाइन है वो है जी एक्टिव स्टैंड बाय सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ये हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट तरह के डिज़ाइन यूज़ करती है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये वाला डिज़ाइन यूज़ करेंगी, जिसको हम कहते हैं एक्टिव स्टैंड बाय सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है देखें डिफरेंट तरह के दो सर्वर्स हैं। एक को हमने प्राइमरी सर्वर का नाम दिया और दूसरे को हमने फेल ओवर सर्वर यानी स्टैंड बाय सर्वर का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो आपके सारे के सारे मतलब जो आपके क्लाइंट्स हैं या आपकी डिवाइसेस हैं, वो सारी डिवाइसेस देखें आपके किसके साथ कनेक्ट हैं, आपके प्राइमरी सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट है। अब जब कभी खुदा ना खासा इस प्राइमरी सर्वर के ऊपर कोई इशू आएगा या ये फेल हो जाएगा वर्किंग में, तो फिर क्या होगा, हमारी ये जितनी भी डिवाइस हैं ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली कनेक्ट शिफ्ट कर दी जाएंगी, ये कनेक्ट हो जाएंगी किसके साथ, हमारे इस फेल ओवर यानी हमारे इस स्टैंड बाय सर्वर के साथ जो है कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे हमारा जो सिस्टम है उसका जो अप टाइम है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है मतलब सर्वर ये डाउन हो गया तो उसकी वजह से हमारी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब अप जो डाउन टाइम है वो नहीं आएगा। इसी तरह कुछ कंपनी जो है वो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डिज़ाइन यूज़ करती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास देखें दो सर्वर्स हैं और दोनों सर्वर जो है वो एक्टिव स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं ना वो सारी कनेक्ट है एक लोड बैलेंसर के थ्रू के साथ कनेक्ट है। और ये जो लोड बैलेंसर है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जितने भी टोटल डिवाइसेस हैं ना उनमें से हाफ डिवाइसेस को हमारे पास एक सर्वर 1 पे कनेक्ट करवा देता है और जो बाकी हाफ है उनको सर्वर 2 पे जो है वो कनेक्ट करवा देता है। जिससे क्या होता है कि हमारे पास ओवरऑल जितना भी लोड है ना वो हाफ ऑफ हो जाता है। ठीक है, मतलब हाफ लोड जो है वो सर्वर 1 पे आ जाता है और हाफ लोड जो है सर्वर 2 पे आ जाता है। ये था दूसरा हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी का डिज़ाइन सेकंड। अच्छा, तीसरा डिज़ाइन ये कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं N+1 यूपीएस रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जितने भी सर्वर्स हैं ना उनके साथ हम एक एक्स्ट्रा सर्वर्स, N मीन टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स या टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, और +1 मीन एक एक्स्ट्रा हमारे पास सिस्टम जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फेल ओवर के लिए यूज़ करते हैं कि अगर कभी हमारे पास ये जो टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स हैं जितने भी, मान लो अगर आपके पास 6 सर्वर्स हैं तो हम उसके साथ +1 यानी 7 सर्वर्स टोटल यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उस इसकी वजह ये होती है कि अगर ये जो 6 सर्वर काम कर रहे हैं इनमें से अगर कोई सर्वर कभी ख़राब हो जाएगा या इसमें कोई फ़ॉल्ट आ जाएगा तो तब तक हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हमने सर्वर साथ यूज़ किया होता है ये जो है वो उसकी जगह ले लेता है, मतलब उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है जब तक वो ठीक नहीं होता। ठीक है, एक डिज़ाइन ये होता है। दूसरा डिज़ाइन दोस्तों ये होता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव स्टैंड बाय सन सर्वर क्लस्टर। एक डिज़ाइन ये होता है जो कंपनीज़ यूज़ करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास बेसिकली 2 नोड्स होती हैं, एक को हम एक्टिव नोड कहते हैं और दूसरे को हम इनएक्टिव नोड कहते हैं। जो एक्टिव नोड होती है इसके ऊपर हमारे पूरे का पूरा लोड होता है, हमारे पूरे के पूरे से जो डिवाइसेस होती हैं वो इस एक्टिव नोड के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर इस एक्टिव नोड पे हमारे पास कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास फिर जो पूरे का पूरा लोड है वो किस पे चला जाएगा, इनएक्टिव नोड पे चला जाएगा। और जब तक ये रिपेयर हो रहा है तब तक हमारे पास लोड इनएक्टिव नोड पे होगा। जैसे ही ये एक्टिव नोड जो है रिपेयर हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो फिर हमारा पूरा लोड दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा एक्टिव नोड के ऊपर। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक डिज़ाइन ये वाला था जिसको हम कहते हैं नेटवर्क रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ही सर्वर्स को हम बार-बार कॉपी करके डिफरेंट लोकेशंस पर पेस्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट लोकेशन पर रख देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको आगे प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर गूगल की एग्जांपल दी कि गूगल का एक ही
मेन सर्वर है और उसी मेन सर्वर के की तरह के उसने और भी सर्वर डिफरेंट कंट्रीज़ में रखे हुए हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। देखो ये मान लो गूगल है और गूगल का ये पहला सर्वर है, ये उसका दूसरा सर्वर है, ये उसका तीसरा सर्वर है, ये मान लो अमेरिका में पड़ा हुआ है, ये कनाडा में पड़ा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है और ये जो है उसका एक पड़ा हुआ है कहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है मान लो जैसे सिंगापुर के अंदर। अब क्या होगा कि ये सारे सर्वर अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर कभी इन सर्वर पे कोई किसी एक सर्वर पे कोई इशू हो जाएगा तो बाकी सर्वर अपना काम जो है ठीक तरीके से करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो हाई अवेलेबिलिटी का जो टाइम है वो हमेशा प्रोवाइड रहेगा। समझ आ गई बात की? उसके बाद दोस्तों एक डिज़ाइन ये होता है जिसको हम कहते हैं डाटा सेंटर रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 जो हैं वो सिस्टम्स होती हैं, एक को हम प्राइमरी सिस्टम कहते हैं, सर्वर्स कहते हैं या सिस्टम कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं फेल ओवर सिस्टम। इसमें सेम वही जो ऊपर मैंने आपको बता गया हूँ कि आपका जो पहला प्राइमरी सिस्टम है इस ये काम कर रहा होता है और ये जो है स्टैंड बाय मोड पे पड़ा होता है। दूसरा हमारे पास फेल ओवर, जब अगर प्राइमरी सिस्टम में कोई इशू आएगा यानी ये फेल होगा तो उसके बाद हमारे पास जो फेल ओवर सिस्टम है, ये जो हमारे पास दूसरा स्टैंड बाय मोड के ऊपर सिस्टम पड़ा हुआ है, ये जो है अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक ये सिस्टम काम करेगा। जैसे ये सिस्टम ठीक हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक हमारा पूरा लोड दोबारा से प्राइमरी सिस्टम पर आ जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ डिज़ाइन थे जो उसने आपको दिखाए हैं, या डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरह के जो है डिज़ाइन यूज़ करती है अपने अप टाइम को हाई करने के लिए, ताकि उनकी जो अनअवेलेबिलिटी है उसको कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 40 कवर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 40 है जिसके अंदर हम साइट रिडंडेंसी की बात करेंगे। साइट रिडंडेंसी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। रिडंडेंसी साइट्स वो होती हैं जो अल्टरनेट साइट होती हैं, कि जब हमारी प्राइमरी साइट पर कोई इशू आएगा तो उसकी जो हमारी अल्टरनेट साइट हमने बनाई होती हैं या अल्टरनेट सिस्टम्स को भी हम रिडंडेंसी साइट या सिस्टम कहते हैं, जो अल्टरनेट के तौर पर यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे वो कहता है रिडंडेंसी साइट मॉडल्स, कि आपके पास 3 तरह की जो है वो रिडंडेंसी साइट्स होती हैं, ये रिडंडेंसी सिस्टम्स होते हैं या अल्टरनेट 3 तरह के सिस्टम मॉडल्स होती हैं। एक को हम कहते हैं हॉट साइट, दूसरे को हम कहते हैं कूल्ड साइट और तीसरे को हम कहते हैं वार्म साइट। अब ये आपको एमसीक्यूज में ये शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर ले कि रिडंडेंट साइट मॉडल्स कितने होते हैं। 3। पहले तो आपको एमसीक्यूज ये आ सकता है कि रिडंडेंट साइट मॉडल्स कितने होते हैं, तो आपने कहना 3 होते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है कि बताओ 3 मॉडल्स के क्या नाम है, हॉट साइट, कूल्ड साइट और वार्म साइट। अब बात करते हैं हॉट साइट क्या होती है। अब यहाँ पे हॉट साइट की डिटेल प्रिंसिपल में आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हॉट साइट एक ऐसी साइट होती है जो ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, यानी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, उसको हम हॉट साइट या रिडंडेंसी हॉट साइट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये महंगी क्यों क्यों होती है, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था कि ये एक्सपेंसिव होती है। अब इसके पॉइंट पर लेते हैं कि हॉट साइट कौन सी होती है। हॉट साइट दोस्तों वो होती है जिसमें मिरर ऑफ प्राइमरी डाटा सेंटर, मतलब ये सेम टू सेम मुशाबे होती है प्राइमरी डाटा सेंटर के, मतलब जो तमाम के तमाम फैसिलिटीज़ आपके मेन डाटा सेंटर प्राइमरी डाटा सेंटर यानी मेन हेडक्वार्टर में मौजूद होती हैं, वही सेम टू सेम फैसिलिटीज़ जो हैं वो हॉट साइट के अंदर भी मौजूद होती हैं। यही वजह कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद पॉपुलेटेड विद सर्वर्स, कूलिंग पावर्स एंड ऑफिस स्पेस, और इसमें सारे के सारे सर्वर्स भी अवेलेबल होते हैं, कूलिंग पावर भी अवेलेबल होती है और ऑफिस स्पेस भी अवेलेबल होती है। इसके बाद रनिंग कंकरेंटली विद मेन प्राइमरी, और ये प्राइमरी साइट के बिल्कुल साथ साथ रनिंग कर रही होती है, मतलब जिस तरह प्राइमरी साइट रन हो रही होती है, हमारा मेन हेडक्वार्टर जिस तरह से रन हो रहा होता है, ये हॉट साइट भी बिल्कुल उसके साथ साथ कंकरेंटली पैरेलली जो है वो रन हो रही होती है। और उसके बाद मिनिमल इम्पैक्ट, इसका जो है मिनिमल इम्पैक्ट होता है हमारे प्राइमरी साइट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी कूल्ड साइट। कूल्ड साइट जो चीपेस्ट होती है, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कूल्ड साइट कौन सी साइट होती है, चीपेस्ट साइट होती है। ये चीपेस्ट क्यों होती है, क्योंकि इसके दो पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट है, ये अच्छे से कवर कर लें, आपको पता चल जाएगा ये चीपेस्ट क्यों होती है। तो ये चीपेस्ट इसलिए होती है क्योंकि ऑफिस और डाटा सेंटर स्पेस विदाउट एनी सर्वर रिलेटेड, मतलब इसमें कोई भी ऑफिस या डाटा सेंटर स्पेस मौजूद नहीं होती, इसलिए ये कूल्ड साइट जो चीपेस्ट होती है। और इसमें कोई भी पहले से इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं होते, मतलब जितने भी आपके इक्विपमेंट जो आपको नेसेसरी होते हैं अपने सिस्टम को रन करने के लिए, तो वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट जो है वो इसमें पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होते। दूसरा पावर कूलिंग एंड ऑफिस स्पेस, इसमें पावर कूलिंग एंड ऑफिस स्पेस तो मौजूद होता है, लेकिन जितने भी हमारे मेन इक्विपमेंट हैं वो इसमें इंस्टॉल नहीं होते। और हाँ, अगर कभी हमारी प्राइमरी साइट फेल हो जाए तो वहाँ के जो इक्विपमेंट हैं उनको फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि इसको रनिंग स्टेट में लाया जाए कूल्ड साइट को। समझ आ गई। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लास्ट पे आती है जी वार्म साइट। वार्म साइट इसको हम कहते हैं मिडल ग्राउंड। मिडल ग्राउंड मीन मतलब इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टॉल होती हैं और कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती, इसलिए इसको हम वार्म साइट या मिडल ग्राउंड साइट कहते हैं। समझ आ गई बात की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं कि मिडल ग्राउंड बिटवीन होस्ट एंड
हॉट साइट एंड कूल साइट, मतलब ये जो वार्म साइट होती है ना, ये इसमें आधी चीज़ें हॉट साइट वाली होती हैं और आधी कूल साइट वाली होती हैं। उसके बाद इसमें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें इसमें पहले से इंस्टॉल होती हैं और कुछ चीज़ें बाद में जो है वो ज़रूरत पड़ने पर इंस्टॉल की जाती हैं। और इसके लिए जो है हमें इंजीनियरिंग की जो है ना वो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बगैर इंजीनियरिंग सपोर्ट के आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट या रन नहीं कर सकते। उसके बाद हाइब्रिड साइट रिडंडेंसी आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें हमारे पास प्राइमरी साइट और सेकेंडरी साइट को मर्ज करके जो है वो डीआर साइट जो है वो रेडी की जाती है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड साइट। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है आरटीओ स्टैंड फॉर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा आपके सिस्टम को नॉर्मल होने के लिए। मतलब अगर आपके सिस्टम में कोई डिजास्टर आ जाता है, मतलब कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका जो सिस्टम है, जो आपका प्राइमरी सिस्टम है, वो मैक्सिमम कितने टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कितने टाइम के बाद सही हो जाएगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके सिटी के अंदर बिजली चली जाती है, तो आप वापडा को पूछते हो कि भाई मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा बिजली को वापस आने के लिए, तो दिस इज अ आरटीओ, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, कि बिजली चली गई है, अब बिजली को आने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम दरकार है। यही चीज़ यहाँ पे है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक होके नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल ऑपरेशन में, ऑब्जेक्टिव में वापस चला जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं आरटीओ। उसके बाद एक होता है आरपीओ स्टैंड फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका, आरपीओ स्टैंड फॉर रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। अब ये रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैक्सिमम कितने टाइम के बाद आपको बैकअप लेना चाहिए, मैक्सिमम कितने टाइम के बाद आपको, ये क्या था, आरटीओ स्टैंड फॉर क्या था? रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, जिसमें बेसिकली ये बताता है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपके डिजास्टर आने के बाद कि आपके सिस्टम को नॉर्मल होने के लिए। और इसमें वो बेसिकली आरपीओ में क्या कहता है? रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, मतलब कितने मैक्सिमम टाइम के बाद हमें बैकअप लेना चाहिए अपनी फाइल्स का। ठीक है, कि अगर हम बैकअप नहीं लेंगे तो उससे हमारे सिस्टम पे जो है वो इशू आएगा, इसको कहते हैं आरपीओ। ठीक है, अब यहाँ पे उसने दोनों की एग्जांपल दी हुई है, एक एक बेसिकली पहली एग्जांपल में बोल रहा है आरटीओ का, मतलब रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव का, कि मान लो इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन आरटीओ ऑफ 2 आवर्स, यानी कहता है अगर मान लो कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सिस्टम का जो आरटीओ मतलब रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव है वो 2 घंटे है, मतलब 2 घंटों के अंदर अंदर वो जो है मैक्सिमम सही होकर नॉर्मल सिचुएशन में चला जाता है। तो कहता है इट कैन नॉट बी डाउन फॉर लॉन्गर देन डैट, मतलब इस कहता है फिर इसका मतलब ये है कि 2 घंटों से ज़्यादा अगर आपका सिस्टम फेल रहेगा, डाउन टाइम में रहेगा, तो वो फिर आपकी आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। उसके बाद इसी तरह वो कहता है जी इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन आरपीओ ऑफ 4 आवर्स, यानी कहता है अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर जो आरपीओ मतलब रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव है अगर वो 4 घंटे है, तो इसका मतलब ये है कि 4 घंटों के बाद मस्ट आपको अपने सिस्टम का बैकअप लेना चाहिए। अगर आप 4 घंटों के बाद बैकअप नहीं लोगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये उसने 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। ठीक है जी, तो ये था मॉड्यूल नंबर 40। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 41 की। दोस्तों इस मॉड्यूल के अंदर हम लेक्चर नंबर या मॉड्यूल नंबर 41 कवर करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली एक केस स्टडी है जिसको आप खुद स्टडी करेंगे, खुद बस रीड करेंगे। इसमें कुछ भी याद करने वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एमसीक्यूज़ के पर्पज़ से कुछ अगर आपने देखना हो तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी केस स्टडी की बात की जा रही है। हाई अवेलेबिलिटी का ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, कि किसी भी सिस्टम का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं उसका अवेलेबल टाइम, उसकी फ्राहमी कितनी देर तक है, उसको हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। रिडंडेंसी कहते हैं उसकी अल्टरनेट साइड को, मतलब जो हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारी मेन साइड पे कोई इशू आएगा तो उसकी जो अल्टरनेट साइड होती है वो मुतबादिल के तौर पर यूज़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे केस स्टडी उसने बताई हुई कहता है कि एक एंटरप्राइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका साइज़ क्या है, मिड साइज़ है, मतलब मीडियम साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अंदर जो टोटल स्टाफ है, मतलब जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो 3000 हैं, और उसमें 2000 आईटी यूज़र्स हैं और 30 जो हैं वो उसमें आईटी टीम मेंबर्स हैं। इसके अलावा उसने बताया वहाँ पे एक डीसी मतलब डाटा सेंटर बना हुआ है और एक जो है वो सेकेंडरी डाटा सेंटर अवेलेबल है। यानी एक मेन डाटा सेंटर है और एक सेकेंडरी, डीसी मीन डाटा सेंटर मीन प्राइमरी डाटा सेंटर है, और एक सेकेंडरी डाटा सेंटर है। और इसके अलावा एक उसके पास डीआर साइट है, डीआर मीन डाटा रिकवरी सॉरी डिज़ास्टर रिकवरी साइट है। और इसके अलावा उसने बताया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो अप टाइम है, अप टाइम मीन मतलब जो उसका अवेलेबिलिटी टाइम है वो कितना 99.9% है। मतलब उसकी जो अनअवेलेबिलिटी है वो बहुत ही माइनर सी है।
ऐसे उसने बताया कि हाइब्रिड साइट रिडंडेंसी आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से है उसका, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस बताया था कि जब हम प्राइमरी साइट और सेकेंडरी साइट दोनों के कम्बिनेशन को डीआर मतलब डिजास्टर रिकवरी साइट में रख देते हैं, तो वो बेसिकली हाइब्रिड साइट रिडंडेंसी बन जाती है। इसके अलावा उसने बताया कि यहाँ पे एक आईटी सेटअप है जो कुछ इस तरह से हुआ है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स उसने बताया कि आईटी सेटअप में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ऐसे उसने प्राइमरी डीसी मतलब जो उसकी प्राइमरी साइट है, जो प्राइमरी डाटा सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो उसने बताया हुआ है कि वो जनाब हमारे पास यहाँ पे ये देखें ज़रा कि जो हेड ऑफिस है वो कराची के अंदर है और जो उसकी प्राइमरी डाटा सेंटर है वो भी कराची के अंदर है। और इसके अलावा उसने बताया जो उसकी डिजास्टर रिकवरी साइट है वो बेसिकली लाहौर के अंदर है और जो उसका सेकेंडरी डाटा सेंटर है वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो आप देख सकते हो कि उसका जो प्राइमरी डाटा सेंटर और जो सेकेंडरी डाटा सेंटर है उनके दरमियान कितना ज़्यादा फासला है। ये फासला इसलिए रखा जाता है कि अगर किसी वजह से अगर किसी एक लोकेशन पर इशू आएगा तो फिर दूसरी लोकेशन का जो सर्वर है या जो दूसरी लोकेशन का जो सिस्टम है वो इजीली जो है वो अल्टरनेट के तौर पर यूज़ होगा। अगर जनाब ये इतना ज़्यादा फासला ना हो और मान लो आप कराची के इर्द गिर्द ही उसका जो सेकेंडरी डाटा सेंटर है वो भी कराची के इर्द गिर्द ही कहीं बना लेते, तो फिर होता ही है कि खुदा न खास्ता अगर कराची के अंदर कोई अटैक होगा या कोई इशू आएगा तो जनाब ज़ाहिर-सी बात है फिर हमारा प्राइमरी डाटा सेंटर भी लॉस हो जाएगा और हमारा जो सेकेंडरी डाटा सेंटर है वो भी लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी ये बात याद रखिएगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की आप देखोगे ना, उनके जो प्राइमरी डाटा सेंटर होंगे वो किसी और मतलब लोकेशन पे होंगे और जो सेकेंडरी डाटा सेंटर होंगे वो बहुत ज़्यादा दूरी पर किसी और लोकेशन पर होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा फासला होगा प्राइमरी डाटा सेंटर के दरमियान और सेकेंडरी डाटा सेंटर के दरमियान और डिजास्टर रिकवरी साइट के दरमियान। जैसे मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ तो गूगल की। अब देखो गूगल ने क्या अपने सारे सर्वर्स एक ही कंट्री में रखे हुए हैं, नहीं उन्होंने अपने डिफरेंट कंट्रीज़ में सर्वर रखे हुए हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में और इस तरह इटली में, मतलब डिफरेंट लोकेशन पर उनके सर्वर्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक कंट्री इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से फिर दूसरा कंट्री जो है ना वो एज ए अल्टरनेट के तौर पर जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो ये बेसिकली केस स्टडी में वो आपको बता रहा है। तो ये केस स्टडी बस एक दफ़ा आपने रीड कर लेनी है, गो थ्रू, बाकी इसमें कुछ भी इतना खास याद करने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 42 की। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ आपको, मैं सिर्फ वही चीज़ ज़्यादा फोकस करता हूँ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो आपकी चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, जस्ट रीडिंग मटेरियल होता है, उसको मैं इसलिए फिर छोड़ देता हूँ ताकि आप खुद जो है वो उसको रीड कर सकें, आपकी खुद जो रीडेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो सके, आपको पता चले कि चीज़ों को रीड खुद से कैसे करते हैं। ठीक हो गया? दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 42 है जिसके अंदर हम बैकअप स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। अच्छा जी। सो जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा का बैकअप लेते हैं तो उस बैकअप की स्ट्रैटेजी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स को हमने देखकर जो है मद्देनज़र रखते हुए अपने डाटा का जो है वो बैकअप लेना होता है या स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो उसमें बैकअप लेने से पहले पहला जो पॉइंट जिसको हम मद्देनज़र रखते हैं वो होता है जी व्हाट टू बैकअप, कि मतलब आपने बैकअप लेना क्या है। यानी आपने नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बैकअप लेनी है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना है, आपने डेटाबेस एंड एप्लीकेशन का बैकअप लेना है या फिर आपने अदर क्रिटिकल डाटा जो है वो बैकअप लेना है। तो ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं बैकअप के अंदर कि आपने बैकअप असल में लेना किस चीज़ का है। तो इस पहले पॉइंट को हमने मद्देनज़र रख के बैकअप स्ट्रैटेजी बनानी होती है। उसके बाद बैकअप स्ट्रैटेजी के अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है जी बैकअप लोकेशन, कि आपने बैकअप जो लेना है वो किस लोकेशन पर लेना है। मतलब 3 लोकेशन होती हैं आपके पास, याद है ना आपको, आपके पास प्राइमरी साइट होती है, आपके पास डिज़ास्टर रिकवरी साइट होती है या फिर आपके पास सेकेंडरी साइट होती है। सो हमने ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि जो हम बैकअप लेंगे वो बैकअप हमने अपनी ऑन साइट फॉर फास्टर रिकवरी, यानी इस ये बेसिकली प्राइमरी साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन साइट का मतलब होता है हमने अपनी प्राइमरी साइट पर बैकअप लेना है। तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने जो बैकअप लेना है वो प्राइमरी साइट पर लेना है। ऑफ साइट का मतलब होता है कि जो हमारी डिज़ास्टर रिकवरी साइट है जो कि अल्टरनेट के तौर पर यूज़ होती है, वहाँ पर हमें बैकअप लेना है या फिर इंटरमीडिएट साइट यानी जो हमारी सेकेंडरी साइट है वहाँ पर बैकअप लेना है। तो ये चीज़ भी हमने जो है वो डिसाइड करनी होती है जब हम बैकअप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना आपके व्हाट टू बैकअप और उसके बाद बैकअप लोकेशन, ये आपने अच्छे से पॉइंट याद कर लेने हैं ताकि आप इनकी जो डिटेल है ये अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। उसके बाद बैकअप स्ट्रैटेजी के अंदर जो तीसरा पॉइंट हमने देखना होता है वो होता है बैकअप फ्रीक्वेंसी। बैकअप फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि आपने कितनी दफ़ा बैकअप लेना है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ मैंने 2 दफ़ा साल में बैकअप लेना है, मैंने 3 दफ़ा बैकअप लेना है, मैंने अपने डाटा का जो है 4 दफ़ा बैकअप लेना है। तो ये क्या कहलाती है? बैकअप फ्रीक्वेंसी, कि जितनी दफ़ा आप अपने डाटा का बैकअप लेते हो उसको हम कहते हैं बैकअप फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो बैकअप फ्रीक्वेंसी को भी जो हमने मद्देनज़र रखना होता है जब हम बैकअप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब यहाँ पे बैकअप फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों ये डिपेंड कर रही होती है 4 चीज़ों के ऊपर। ये नहीं कि आपने कह दिया मैंने 4 दफ़ा बैकअप लेना है तो आप 4 दफ़ा बैकअप लोगे, नहीं। जो बैकअप फ्रीक्वेंसी होती है ना कि आपने कितनी दफ़ा अपने डाटा का जो है वो बैकअप लेना है, ये डिपेंड करती है 4 चीज़ों पर। उसमें पहली चीज़ होती है कि आपका डाटा कितना अहम है।
सबसे पहले हमने ये देखना होता है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारे डाटा के अंदर कितनी दफ़ा चेंजिंग आ रही है। ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, कम चेंजिंग आ रही है या इंटरमीडिएट लेवल की चेंजिंग आ रही है। दूसरा पॉइंट ये हम देखते हैं बैकअप फ्रीक्वेंसी के अंदर। तीसरा पॉइंट हम जो बैकअप फ्रीक्वेंसी में देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी स्टोरेज अवेलेबल है, मतलब कितनी स्पेस अवेलेबल है बैकअप लेने के लिए। और चौथा पॉइंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैकअप का जो ओवरऑल प्लान है वो कौन-सा है। ठीक है? तो ये 4 चीज़ें देखकर फिर आप अपनी बैकअप फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड करते हो। ये नहीं कि आपने बैकअप फ्रीक्वेंसी बोला कि हाँ जी, कितनी दफ़ा बैकअप लेना है? आपने कहा 2 दफ़ा बैकअप लेना है, आपने कहा 3 दफ़ा। अपनी तरफ से नहीं बताना, बल्कि ये 4 ऑर्गनाइज़ेशन क्या करती है, इन 4 पॉइंट्स को देखती है, फिर इन 4 पॉइंट्स की बेस पर जो है वो बैकअप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद बैकअप स्ट्रैटेजी के अंदर जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, वो होता है जी बैकअप ऑपरेटर एंड चेकर के हमें जो हमने बैकअप लेना है उसके लिए ऑपरेटर की भी ज़रूरत है और चेकर की भी ज़रूरत है। अब बैकअप ऑपरेटर एंड चेकर के अंदर 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि बैकअप शुड आइडियली बी ऑटोमेटेड, यानी वो कह रहा है कि जो आपका सिस्टम है ना, वो खुद इतना काबिल हो कि वो खुद ब खुद बैकअप ले। मतलब जब भी बैकअप की ज़रूरत पड़े तो वो खुद ब खुद बैकअप ले ले। ये ना हो कि हमें मैनुअली बैकअप लेना पड़े। ठीक है? तो पहला पॉइंट ये याद रखना आपने कि बैकअप ऑपरेटर एंड चेकर के अंदर आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि आपका सिस्टम ऑटोमैटिकली बैकअप ले। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये याद रखें, ऑपरेटर शुड एंश्योर दैट बैकअप्स हैव टेकन प्लेस, यानी जो हमारा बैकअप का जो ऑपरेटर हम हायर करते हैं, मतलब वो पर्सन जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेट कर रहा है हमारे बैकअप को, उसकी बेसिकली जिम्मेदारी ये होती है ऑपरेटर की कि जो हमने बैकअप लिया, क्या वो बैकअप लिया गया कि नहीं लिया गया। ठीक है? ये ना हो कि बैकअप लिया ही नहीं गया और वो कहे जी हाँ जी बैकअप लिया गया है। तो ये चीज़ इंश्योर करनी होती है ऑपरेटर ने कि जो आपने बैकअप लिया, क्या वो वाकई बैकअप हो गया है डाटा या नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारे पास चेकर होता है ना, उसकी ज़िम्मेदारी बेसिकली ये होती है कि जो हमने जो बैकअप लिया, क्या वो बिल्कुल ठीक बैकअप लिया गया है, और उसके साथ अगर वो ठीक बैकअप लिया गया तो उसकी अप्रूवल देना भी किसकी ज़िम्मेदारी होती है? चेकर की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं बैकअप ऑपरेटर एंड चेकर के अंदर। ठीक है जी? उसके बाद बैकअप स्ट्रैटेजी के बनाते हुए दोस्तों हम नेक्स्ट जो पॉइंट मद्देनज़र रखते हैं वो होता है जी बैकअप टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन। क्योंकि देखो दोस्तों, जब आप किसी डाटा का बैकअप लेते हो तो बैकअप लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब यानी ये सिर्फ़ वो ही ज़रूरी नहीं, मतलब यही ज़रूरी नहीं है कि आपने बैकअप ले लिया बस अब काम ख़त्म हो गया, नहीं। बल्कि बैकअप को टेस्ट करना और बैकअप की सिक्योरिटी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? सो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि हमने जब बैकअप स्ट्रैटेजी बनानी होती है तो हम इस पॉइंट को भी लाज़मी मद्देनज़र रखते हैं कि हम जो बैकअप ले रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी करें और उसकी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखें। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं जी, जो बैकअप टेस्टिंग आपने लेनी है ना, वो आपने डिफरेंट पीरियोडिक बेसिस के ऊपर लेनी होती है। यानी जो आपकी डिज़ास्टर रिकवरी ड्रिल होती है ना, वो तकरीबन 3 माह के बाद 1 दफ़ा ली जाती है, मतलब की जाती है। और जो आपकी बैकअप की टेस्टिंग है वो कम से कम 1 महीने में 1 दफ़ा मस्ट होनी चाहिए। यानी वो कह रहा है कि जो आपकी बैकअप टेस्टिंग है वो डिज़ास्टर रिकवरी ड्रिल से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर डिज़ास्टर रिकवरी ड्रिल जो है वो 3 महीने में 1 दफ़ा कर रहे हो आप, तो फिर आपको बैकअप टेस्टिंग जो है वो हर महीने में 1 दफ़ा करनी चाहिए। ठीक है? ये ज़रूरी है। उसके बाद एन्क्रिप्शन एंड कंप्रेशन कहता है, उसके बाद जो आपने बैकअप लिया ना, उस बैकअप को आपने एन्क्रिप्ट भी करना है। एन्क्रिप्ट कहते हैं एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना अपने डाटा को, जिससे कोई इंसान यानी कोई ह्यूमन उसको रीड ना कर सके। इसको कहते हैं एन्क्रिप्ट करना। और कंप्रेशन कहते हैं अपने डाटा को मतलब कंप्रेस कर देना, मतलब जिससे वो क्या हो, थोड़ी जगह एलोकेट मतलब स्पेस यूज़ करे। जैसे आप कहते हो ना, मेरे पास 15 जीबी डाटा था, मैंने उसको कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस का मतलब होता है, मतलब 15 जीबी डाटा को आपने 12 जीबी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ अ कंप्रेशन ऑफ डाटा। ठीक है? तो इसलिए भी हमने अपने डाटा को जो कंप्रेस भी करना था, ताकि हमारा जो ज़्यादा डाटा है वो थोड़ी जगह में जो है वो कंप्लीट हो सके, मतलब स्टोर हो सके। उसके बाद लास्ट पे बैकअप स्ट्रैटेजी के अंदर जो हमने पॉइंट मद्देनज़र रखना होता है वो होता है बैकअप टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो हमने बैकअप लेना है उसके लिए डिफरेंट हम टूल्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का लिखा हुआ है। ये आपने सिर्फ इनके नाम एक दफ़ा याद कर लेने हैं कि हम जो है नैस, सैन, SCSI, IDE, सेटअप ड्राइव्स, यानी ये वो ड्राइव्स हैं बेसिकली जहाँ पर जिसमें हम अपना बैकअप लेके स्टोर करते हैं। उसको कहता है वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म फुल डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल बैकअप। कहता है उसके बाद हम डिफरेंट तरह के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे हम अपना डिफरेंट तरह का जो बैकअप लेते हैं वो डिफरेंट मतलब मंथ मंथ वाइज, या हमने क्वार्टरली लेना है या हाफ ईयर लेना है या फुल ईयर लेना है, तो वो डिफरेंट तरह की बैकअप जो है डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लेते हैं। उसके बाद हम एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, एंड अलर्ट्स एंड रिपोर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये डिफरेंट बैकअप टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों हमने यूज़ करनी होती है, इनको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है इसके अंदर बैकअप स्ट्रैटेजी के अंदर। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 42 था जिसमें बेसिकली बैकअप स्ट्रैटेजी आपको डिफाइन की गई है, और ये बैकअप स्ट्रैटेजी के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट मैंने आपको समझाया इनको आपने अच्छे से जो है वो कवर कर लेना है। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 43 की। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 43 है, जो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से बस इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ये पहली दूसरी स्लाइड छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ना ये 1, 2 और ये 3 टेबल्स, ये 3 टेबल्स हैं। इन 3 टेबल्स को आपने अच्छे से जो है एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक दफ़ा एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, बाकी आप फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, बेसिकली इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो एंटरप्राइज़ फ़र्म होती है या आपके पास ऑर्गेनाइज़ेशन होती है ना, वहाँ पे डिफरेंट तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। अब उन टूल का आपको पता होना चाहिए कि क्या फंक्शनैलिटी होती है, मतलब उनका क्या काम होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उनका कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, मतलब लो है, हाई है, मीडियम है, क्या है। उसके बाद आपको ये पता हो कि उनकी उनमें कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल आती हैं रियल लाइफ़, ठीक है जी? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी, पहला टूल जो एंटरप्राइज़ फ़र्म के अंदर यूज़ होता है वो होता है जी एंटरप्राइज़ एंटीवायरस। अब ये पहला टूल है। अब इस टूल का क्या काम है? सिस्टम एंटीवायरस एंड मालवेयर प्रोटेक्शन, यानी आपके सिस्टम के अंदर जो वायरस आते हैं, ये जो मालवेयर आता है, उससे प्रोटेक्शन, उससे आपको जो है ना वो सिक्योरिटी फ्राहम करना किसका काम होता है? एंटरप्राइज़ एंटीवायरस का काम होता है। ठीक है जी? तो ये इसकी ज़िम्मेदारी है, यानी ये इसकी फंक्शनैलिटी है। और इसका जो कम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो क्या होता है? लो होता है। और इसकी रियल लाइफ़ जो एग्ज़ाम्पल है वो है सोफोस, अवास्ट, इसके अलावा सिमेंटेक, और ये डिफरेंट एग्ज़ाम्पल उसने आपको दी हुई हैं, इन एग्ज़ाम्पल को आपने देख लेना है। ठीक है जी? ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक टूल है वीएम, ठीक है जी? वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। अब इसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है? इसकी फंक्शनैलिटी होती है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, कि आपकी जो सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी होती है उसको स्कैन करना अच्छे से, ठीक है? और उसके बारे में हमें आगाह करना। और इसका जो कम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो मीडियम होता है, और इसके अंदर जो हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है वो ओपन वायस है, निसेस है और क्वालाइज है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है। ऐसे ही बाकी भी उसने ऐसे ही आपको बताया हुआ है कि ये एक टूल है, इसका ये फंक्शनलिटी है, ये कम्प्लेक्सिटी लेवल है और ये इसकी एग्जांपल है। तो आपको ये एमसीक्यूज में कैसे सर पूछ सकते हैं कि आपको टूल दे सकते हैं और कह सकते हैं बताओ इसका 4 ऑप्शन होंगे कि ये इसका फंक्शन है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपको इतना टूल का नाम दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना होगा कि इसमें से इसकी फंक्शनैलिटी ये वाली है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको दिया जा सकता है, टूल बताया जा सकता है और बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ इसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, लो, हाई, मीडियम एंड नन ऑफ दीज। तो आपने भी बताना होगा कि इसकी कम्प्लेक्सिटी ये वाली है। ऐसे ही आपको मान लो टूल दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन जो है ना, उस ऑप्शन के अंदर ठीक आपको उसकी करेक्ट एग्जांपल दी गई होगी, तो आपने उस पे टिक करना होगा। तो ये इस तरह ये 3 टेबल्स हैं, मैंने आपको एग्जांपल 2 समझा दी हैं अच्छे से कि बेसिकली इसका क्या मतलब है, ठीक है? कि ये टूल है, ये इसका वर्किंग है, मतलब इसका काम क्या है, और ये इसका कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल कौन-सी हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझा दिया। अब आपकी आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने ये तीनों टेबल्स हैं, इन तीनों टेबल्स के अंदर ये जो टूल्स हैं इनको अच्छे से देखना है और ये भी देखना है कि इनका ये आगे फंक्शनैलिटी क्या लिखी हुई है, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, उसका कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है और उसके बाद उसकी रियल लाइफ एग्जांपल कौन-कौन सी हैं। ये आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेना, तो इंशाल्लाह आपकी जो इस मॉड्यूल के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं, वो अच्छे से रेडी हो जाएँगे। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 44 की। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 44 है, जिसके अंदर बेसिकली हम एक रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है? और ये कौन सी रिपोर्ट है? गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट रिपोर्ट है, ठीक है? रिपोर्ट क्या होती है कि जब भी हम दुनिया में कोई भी सर्वे करते हैं तो उस सर्वे से जो हम एक नतीजा अखज़ करते हैं उसको हम रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे गार्टनर की जो रिपोर्ट बता रही है वो क्या बता रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली गार्टनर की रिपोर्ट ने बेसिकली हमें ये बताना चाह रहा है कि डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर कौन से टूल जो हैं वो दुनिया में टॉप ट्रेंड पे रहे डिफरेंट जो है ना वो टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है? अब देखें, गार्टनर की जो रिपोर्ट है, ये सबसे पहले हमें एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के लिहाज से जनवरी 2017 की रिपोर्ट है ये, जैन 2017 के अंदर उसने ये मतलब सर्वे किया कि दुनिया के अंदर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के लिहाज से कौन से वो टूल हैं जो टॉप ट्रेंड पे हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर ये 4 सब बॉक्स बने हुए हैं और इस सब बॉक्स के अंदर एक लीडर बॉक्स है। और इस लीडर बॉक्स के अंदर ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर बेसिकली आपको टूल दिखाई देंगे ना, ये बेसिकली उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और उस स्पेसिफिक सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है टॉप ट्रेंड टूल्स हैं, ठीक है? जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आप कहते हो यार जनवरी 2026 के अंदर हमने सर्वे किया कि दुनिया में टॉप लेवल के मोबाइल्स, स्मार्टफ़ोन मोबाइल्स कौन से हैं? तो आपने लेट्स सपोज़ बताया
मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपने बोला जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग टॉप ट्रेंड स्मार्टफोन के अंदर जो है वो दुनिया के अंदर आईफोन था। तो इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये एक रिपोर्ट है। ठीक हो गया? ऐसे ही बिल्कुल जनवरी 2017 के अंदर गार्टनर ने जो है वो एक सर्वे किया जिसमें उसने ये देखा कि दुनिया के अंदर जो एंटरप्राइज़ फर्म्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, उसके लिहाज से वो कौन-कौन से टूल्स हैं, वो कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो टॉप ट्रेंड पे रहे। तो ये 4 सॉफ्टवेयर्स हैं, ये 4 टूल्स हैं जो बेसिकली जनवरी 2017 के अंदर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के लिहाज से टॉप पे रहे। उनमें कौन-कौन सा है? पहला जी ट्रेंड माइक्रो, दूसरा है स्फोस, तीसरा है कैसपरस्काई और चौथा है सिमेंटिक। ठीक है? ये 4 टूल्स हैं, ये 4 सॉफ्टवेयर्स हैं, ये 4 एप्लीकेशंस हैं जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के लिहाज से टॉप ट्रेंड पे रही जनवरी 2017 के अंदर गार्टनर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब इसमें याद करने वाली ये बात है कि आपको ये एमसीक्यूज़ में सर पूछ सकते हैं कि बताओ एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जनवरी 2017 के अंदर गार्टनर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताओ अ, वो कौन-सी एप्लीकेशन थी, वो कौन-सा टूल था जो टॉप ट्रेंड पे रहा? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से इन चारों में से कोई एक नाम जो है सर ने ठीक उन 4 गिवन ऑप्शन में कोई एक नाम इसमें से चूज़ रखा होगा वहाँ पे। तो आपने बेसिकली ये जो है ना, इनको अच्छे से देख लेना है, इन डिफरेंट सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग ये जो टॉप ट्रेंड टूल्स है ना, इनको आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेना है, नाम इनके याद कर लेने हैं, ताकि अगर सर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछें तो आप वहाँ पे बता सको, ठीक है? सही से अपना एमसीक्यू जो है वो क्लियर कर सको। क्लियर हुई बात? क्या ये पेपर में आपको किस तरह से आएगा? चलें अब मैं आपको नेक्स्ट अब ज़रा फास्ट बताऊँगा। इस तरह वो गार्टनर की रिपोर्ट कहती है जून 2017 के अंदर सिक्योर वेब गेटवे के अकॉर्डिंग जो है 2 टूल टॉप ट्रेंड पे रहे, एक सिमेंटिक और एक ज़ीएसकेलर। इसी तरह जून 2017 के अंदर गार्टनर की रिपोर्ट ये कहती है कि यूएमटी के लिहाज से, यूएमटी मीन यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो है 2 टूल जो है टॉप ट्रेंड पे रहे, एक फोर्टिनेट और दूसरा चेक पॉइंट। इसी तरह गार्टनर की रिपोर्ट मई 2016 के अकॉर्डिंग ये कहती है इंटरप्राइज नेटवर्क फायरवॉल्स के लिहाज से 2 टूल जो हैं वो दुनिया में टॉप ट्रेंड पे रहे। एक का नाम है पालो आल्टो और दूसरा है जी एक ही टूल है जिसका नाम है पालो आल्टो नेटवर्क्स। ये एक ही टूल है, 2 टूल नहीं है, एक ही टूल है। अच्छा जी, इसी तरह अगस्त 2016 के अंदर गार्टनर की रिपोर्ट ये कहती है कि SIEM यानी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट के लिहाज से हमारे पास 3 जो टूल्स हैं वो टॉप ट्रेंड पे रहे, एक IBM, एक सप्लेक और दूसरा लॉगरिथम। ठीक है? ये 3 टूल जो हैं वो टॉप ट्रेंड पे रहे। इसी तरह हमारे पास गार्टनर की जो रिपोर्ट है वो फरवरी 2017 के अकॉर्डिंग ये कहती है कि DLP मीन डाटा लॉस प्रिवेंशन। डाटा लॉस प्रिवेंशन के लिहाज से हमारे पास 4 जो टूल्स हैं, नहीं 3 जो टूल्स हैं, 3 टूल्स हैं, ये देखो 1, 2 और 3, ये आपको डॉट से पता चल जाएगा कितने टूल्स हैं। 3 टूल जो हैं वो टॉप ट्रेंड पे रहे, एक है जी सिमेंटिक, दूसरा डिजिटल गार्डियन और तीसरे का नाम है फोर फोर्स पॉइंट। ठीक है? ये 3 टूल जो है टॉप ट्रेंड पे रहे, किसके लिहाज से? DLP के लिहाज से, डाटा लॉस प्रिवेंशन के लिहाज से। इसी तरह गार्टनर की रिपोर्ट फरवरी 2017 के अंदर ये कहती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिहाज से हमारे पास जो 3 टूल्स हैं वो टॉप ट्रेंड पे रहे, एक HPE, दूसरा वेराकोड और तीसरा IBM। ठीक हो गया? इसके अलावा वो आपको लास्ट पे ये बता रहे हैं कि गार्टनर की रिपोर्ट के अलावा अदर भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनको भी अगर आप पढ़ना चाहो तो अपने बिहाफ़ पर जो है पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर सिर्फ़ गार्टनर की रिपोर्ट की आपको कुछ मतलब रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ठीक है जी? तो आपने बस इन पॉइंट्स के अंदर जो मैंने आपको बताई है ना चीज़, कि आपको ये जो टूल्स हैं ना डिफरेंट एंगल के लिहाज से, डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिहाज से, ये आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है? ताकि आपको अगर MCQ में सर पूछें तो वो आप उसको सही से मार्क कर सको। लो जी, अब बात करते हैं ये मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म होता है, मॉड्यूल नंबर 45 की बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर 45 के अंदर भी बेसिकली यही बताया गया है, ठीक है? वहाँ भी मैं आपको एक दफ़ा चलो गो थ्रू करवा देता हूँ। ये अब हमारे पास मॉड्यूल नंबर 45 है। इसके अंदर भी वही रिपोर्ट के बारे में वो बता रहा है, टॉप टूल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है? इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं और ये भी आपके सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो लेक्चर एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ उसी वक़्त, ठीक है जी? अच्छा, यहाँ पर भी देखें वो बता रहा है कि अच्छा ये कौन-सी रिपोर्ट है? ये है जी फोर्टिनेट की रिपोर्ट। पहली जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी वो कौन-सी थी? गार्टनेट की रिपोर्ट थी और ये फोर्टिनेट की रिपोर्ट है। फोर्टिनेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनाब वो कहता है जी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अकॉर्डिंग 2016 के अंदर जो टॉप टूल थे वो 3 थे, एक था हिलस्टोन, दूसरा था हवावे और तीसरा था फोर्टिनेट। ठीक है? इस तरह अब फिर गार्टनर की रिपोर्ट आ गई है। गार्टनर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहता है इंटरप्राइज मोबिलिटी
मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जून 2017 की रिपोर्ट है ये। जून 2017 के अंदर गार्टनर ये कहता है कि एंटरप्राइज मोबिलिटी मैनेजमेंट के लिहाज से जो है 4 टूल्स यहाँ पे टॉप ट्रेंड पे रहे। एक वीएमवेयर और दूसरा मोबी मोबिलिरोन और तीसरा आईबीएम और चौथा ब्लैकबेरी। ठीक है, ये 4 टूल जो है वो टॉप ट्रेंड पे रहे, मतलब 4 मोबाइल्स कंपनीज आप कह लो मोबिलिटी मैनेजमेंट के लिहाज से। इसी तरह डीसी बैकअप एंड रिकवरी जून 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर कितने 4 टूल जो हैं वो टॉप ट्रेंड पे हैं। 4 टूल्स या टेक्नोलॉजी या कंपनीज आप कह सकते हो। एक कॉमवेल्ट और दूसरी आईबीएम, तीसरी ईएमसी और चौथी वेरेटास। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी आप जो है इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये भी आगे आगे भी देखें वो भी बता रहा है। उसके बाद लास्ट में बता रहा है कि हमारे पास डिफरेंट गार्टनर की रिपोर्ट के अलावा भी और भी डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उनको भी आप अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। बाकी उनको मतलब याद करना नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है। अच्छा जी, तो इसी तरह ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी सिर्फ आपने इनको एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये था मॉड्यूल नंबर 45। सो यहाँ तक दोस्तों हमारा जो आज की वीडियो है ये कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने आपको तकरीबन 10 मॉड्यूल एक साथ कवर करवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 10 मॉड्यूल फिर कवर करेंगे एक साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।